हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त ढंग से कर रहे होंगे। वेरी वार्म वेलकम, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हालचाल है भाई? सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आपको चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पता है चिल्ड्रंस डे जा चुका है, लेकिन फिर भी आज ले लीजिए। मेरे पीछे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके बारे में ये बेसिकली 3-4 सेशन होंगे जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी से बात करेंगे। छोटे सेशन होंगे लेकिन क्रिस्प कंटेंट के साथ ये आपको सेशंस दिए जाएंगे। तो आज हम इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। और मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होता है, कौन क्या है, सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। सो बेसिकली दिस इज द एबीसीडी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले क्या क्या है, तो आज पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट क्या होता है। तो इस इंपैक्ट को समझने के लिए एक कहानी है मेरे पास। ये कहानी है सिद्धार्थ की। क्या नाम है इसका? इस बच्चे का नाम है सिद्धार्थ। असल में द रीजन वाई इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री और क्यों मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, वो सारा का सारा इस कहानी में मैंने बहुत प्यारे तरीके से लिखा। आज तो फुल पार्टी, 200 में चिप्स, चॉकलेट, जूस, मेट्रो रिचार्ज, पार्टी के मूड में है सिड। मैं 40 का हुआ करता था, इन्फ्लेशन अपग्रेड भी। अब ये जो पहले जो चीज थी 40 की, अब वो महंगी हो गई। ये भी जिम जाके महंगा हो गया। प्राइस हाइक, जूस स्ट्राइक, पानी पीने का पड़ेगा बोस। इसका मतलब है बेसिकली इसका पार्टी करने का मूड था और ये पहले जिन चीजों को 40 रुपए में खरीदता था, अब वो उन्हें 80 रुपए में खरीद पा रहा है। तो सिंपली दिस इज काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज सिंपली, आपको एक बेसिक प्रिंसिपल मैं बताऊं तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है, मान लो कोई चीज 10 रुपए की थी, अब अचानक से मनी सप्लाई बढ़ गई या कहीं से पैसा आ गया, बारिश कर दी पैसे की अक्षय कुमार ने, तो यहां पर और 10-10 के नोट आ जाएंगे। तो वही चीज जो पहले 10 रुपए की थी, अब वो बढ़कर कितने रुपए की हो जाएगी? 30 रुपीज की हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि सब लोग एप्पल खरीदना चाहते हो, इसलिए भी एप्पल महंगा हो जाए। भाई अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे कोविड के अंदर, इफ यू सी, कोविड के अंदर देखें तो मास्क की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि मास्क अकड़ के घूमने लगा। जो मास्क पहले 10 रुपए में मिलता था, अब वो मास्क 50 रुपए में मिलने लगा। सो सिंपली देयर कैन बी सर्टेन एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर द इन्फ्लेशन, बट इट हर्ट्स द कॉमन मैन। लेकिन जब भी महंगाई होती है तो आम आदमी को हर्ट होता है, और आम आदमी को हर्ट होता है तो देश को हर्ट होता है। यानी कि लोगों के पास इनकम जो है वो एक फिक्स इनकम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सैलरीड इनकम है, उनकी 100 रुपीज इनकम है। अब उसमें से अगर 50 रुपए वो पहले खर्च कर रहा था अपने पर्टिकुलर कमोडिटीज को कंज्यूम करने के लिए, अब आफ्टर इन्फ्लेशन उसे 90 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। उसकी सेविंग कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ कॉमन मैन हर्ट होता है इन्फ्लेशन से। नाउ अब इन्फ्लेशन का असर क्या रहता है? तो मेरे दोस्त, इन्फ्लेशन को आप एक लाइफ साइकिल के अंदर देखें, अगर बिजनेस लाइफ साइकिल के अंदर देखें, तो जैसे बिजनेस, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इनिशियली वो चलता है, इनिशियली पीक पर जाएगा, बहुत तेजी से आएगा, उसके अंदर बिजनेस बहुत अच्छा तरीके से होने लगेगा। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब सब लोग उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेंगे, पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग लेस, तो वो कम हो जाता है, फिर उसमें इनोवेशन होता है। तो इस तरीके से जैसे एक लाइफ की साइकिल होती है, ऐसे ही बिजनेस की भी लाइफ साइकिल मानी जाती है। बिजनेस लाइफ साइकिल होती है, पीक आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर पीक आता है, फिर ट्रफ आता है, फिर एक्सपेंशन होता है। सिंपली जैसे जीवन एक चक्र है, वैसे ही बिजनेस एक चक्र है। आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि भाई जीवन के अंदर जो ऊपर उठा है वो नीचे भी आएगा। तो सिंपली बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो जब अप होता है तो ये होता है एक सिनेरियो जहां पर लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लोग डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं। तो एक्सेसिव डिमांड के कारण यहां प्राइसेस जो है शूट अप कर जाती हैं, प्राइसेस हाई हो जाती हैं, तब होता है इन्फ्लेशन। अब एक पर्टिकुलर लेवल के बाद इन्फ्लेशन अच्छा नहीं होता, एक पर्टिकुलर लेवल पर इन्फ्लेशन ठीक भी होता है। तो इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। लुक एट दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में समझिएगा कि मानिए एक प्रोफेसर साहब है। ये प्रोफेसर कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। अगर आरबीआई एक करेक्टर हो मनी हेस्ट में, तो वो प्रोफेसर होगा, प्लान करेगा पूरा का पूरा पैसा, प्लान करेगा कि कौन सा पैसा कहां पर खर्च होगा। तो इसे हम पैसा प्रोफेसर का नाम दे देते हैं। प्रोफेसर साहब सिखा रहे हैं, मिशन है कंट्रोल इंडियाज इकोनॉमी, रेपो रेट, सीआरआर, लिक्विडिटी,
और इन्फ्लेशन चिल करना है, इन्फ्लेशन लेस करना है, लिक्विडिटी डोंट ओवरफ्लो, इन्फ्लेशन ग्रोथ और लिक्विडिटी के ऑब्जेक्टिव के साथ ये पूरी की पूरी टीम आरबीआई की काम करती है। हम कंट्रोल करेंगे पैसा बिना किसी को पता चले। इंटरेस्ट रेट हाई लो, इफेक्टिव रेट, रेपो रेट वगैरह ये एडजस्ट करते हैं ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल के अंदर आए, और इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। अब समझते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी मोटा मोटा तौर पर दो तरह की होती है, एक तरफ होती है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि जो भारत सरकार बनाती है या फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। फिस्कल पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का रोजगार क्रिएट करना। सरकार का बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार हो, और रोजगार कब होगा? जब बिजनेस बहुत ज्यादा हो, तो उसी पर रहता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन और कंट्रोल की जाती है, रेगुलेट की जाती है आरबीआई के द्वारा। अब आरबीआई का भी बेसिक एम वही है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ करने के इनके तरीके होते हैं कि भाई मनी सप्लाई को कंट्रोल करें। इन्फ्लेशन है, लोगों के हाई डिमांड है, लोगों के पास पैसा ही पैसा है। मान लो मैं एक स्कीम लेकर आऊं और मैं बोलूं कि भाई देसा सर ने पैसा लूटो योजना चलाई है, और जिसके अंतर्गत आप सब लोगों को मैं 1-1 लाख रुपए दे दूं, तो ऐसे में सबके पास 1-1 लाख रुपए आ जाएंगे, तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। जिन चीजों की ऑलरेडी आप लोग डिमांड नहीं कर पा रहे थे, उन चीजों की ऑलरेडी आप डिमांड करने लग जाओगे, ओवरऑल डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी, देन अगेन इट विल हर्ट द सेंटिमेंट। दूसरा है इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। देखो, हमारे पास जो पैसे की अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि बैंक अगर हमारा ब्याज हमें महंगा देंगे तो हम लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई कम रहेगी। अगर बैंक जो है इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो हम लोन ज्यादा लेंगे, लोन ज्यादा लेंगे, चीजों की डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो कीमतें बढ़ जाएंगी। सो दिस इज हाउ बेसिक ऑब्जेक्टिव दोनों का ही है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट करना और ग्रोथ को दिखाना। हाँ, ये बता देता हूं, मॉनेटरी पॉलिसी का अब जो ऑलरेडी अगर मैं बात करूं ओवरऑल देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक काम यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना। अब मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा बनाई जाती है। आरबीआई कंट्रोल करता है, हां जी आरबीआई कंट्रोल करता है, लेकिन आरबीआई एक्ट 1935 सेक्शन 45Z के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का नाम लिखा गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है? एक पर्टिकुलर कमिटी है जिसके अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की शुरुआत 2016 के अंदर की गई और यह आरबीआई के अंडर में ही आती है। किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर किया गया? तो उर्जित पटेल कमिटी के रिकमेंडेशन पर किया गया। इस कमिटी में टोटल लोग कितने होते हैं? 6 लोग होते हैं। एक आरबीआई का गवर्नर, 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर में से एक डिप्टी गवर्नर और एक आरबीआई का अपॉइंटेड और डायरेक्टर्स में से एक ऑफिसर, यानी कि 3 लोग आरबीआई की तरफ से आए और 3 लोग होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लोग होते हैं उन्हें 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और इन्हें दोबारा अपॉइंट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये कमिटी क्या करती है? कमिटी जो है हर क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में एक बार अपनी मीटिंग करती है और वो एनालाइज करती है कि भाई इन्फ्लेशन है तो कैसे कंट्रोल करना, रिसेशन है तो हमें क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ानी है, इंटरेस्ट रेट घटानी है। बेसिक ऑब्जेक्टिव इनका यही होता है। लेकिन स्टैट्यूटरी अगर देखें रिक्वायरमेंट तो एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम ये 4 बार मीटिंग बुलाई ही जाएगी। एमपीसी के अंदर जो सारे डिसीजंस होते हैं वो मेजोरिटी वोटिंग पे बेस यहां पर ये डिसीजन लिए जाते हैं। रैंडम डिसीजन नहीं होता, किसी का वीटो नहीं होता, मेजोरिटी वोट होता है, यानी 6 लोग हैं वोट डालेंगे और जो वोट होगा जिसकी तरफ 4 पक्ष में आ गए वो डिसीजन ले लिया जाता है। हां, अगर ये हो जाए कि भाई 3-3 इक्वल वोट जैसी सिचुएशन हो जाए तो आरबीआई का जो गवर्नर है वो इस कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है, तो उसको एक और बार वोट डालने का अधिकार है। डिसीजन ऑफ द कमिटी इज बाइंडिंग ऑन द आरबीआई, और ये प्लीज रिमेंबर दैट कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसीजन लेगी वो आरबीआई पर बाइंडिंग होता है। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक काम कैसे करती है मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि ये आरबीआई है तो आरबीआई बेसिकली इंटरेस्ट रेट को लो कर दे, इंटरेस्ट रेट को लो कर देगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन होगा, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट पड़ता है बोरोविंग्स एंड सेविंग्स पर। जब लोन चीप हो जाएंगे यानी कि लोन जब सस्ते हो जाएंगे तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, बोरोविंग्स उनकी इंक्रीज हो जाएगी, और जब लोन सेविंग कम हो जाएगी
तो इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा नहीं है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इसके कारण से लेटर ऑन यू विल सी कि जॉब क्रिएशन पर भी इंपैक्ट आएगा, ज्यादा जॉब होंगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा ज्यादा खर्च करेंगे, और ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खर्च होगा। तो इस तरीके से एक बेसिकली साइकिल चलती है। तो प्राइसेस में जिन चीजों की कीमतें बहुत महंगी हो गई थी उनको थोड़ा सा लो किया जाता है ताकि ये चीजें कंट्रोल की जाए। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बेसिक चीजें मैं बता दूं। भाई मॉनेटरी पॉलिसी किनके लिए बनाई जाती है? तो ये जो आरबीआई है मेरे दोस्त, कौन? आरबीआई जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है अपने कमर्शियल बैंकों के लिए। किसके लिए? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जिनमें आम आदमी जाकर बैंकिंग करता है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, यस बैंक, देना बैंक, लेना बैंक, व्हाटएवर दीज बैंक्स जिनसे हम डील करते हैं। अब इसमें सिंपली आरबीआई क्या करता है, इन कमर्शियल बैंकों को जो पैसा देता है उस इंटरेस्ट रेट को भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो कमर्शियल बैंक जो आम आदमी को लोन दे रहे हैं उस पर भी इंपैक्ट आएगा। बोलो यस और नो। तो सिंपली यही कंट्रोलिंग इनका मेजर होता है। प्राइमरी अगर मेन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो मेन पॉलिसी टूल्स यहां पर जो होते हैं वो होता है रेपो रेट। कौन सा होता है दोस्त? रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? वो इंटरेस्ट रेट जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बाकी कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर बाकी कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है, अगर मेरे दोस्त आरबीआई इन कमर्शियल बैंकों को महंगा लोन दे रहा है तो कमर्शियल बैंक हमें भी लोन महंगा देंगे। महंगा देंगे तो हम पैसा कम लेंगे, पैसा कम लेंगे तो मनी सप्लाई कम होगी। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को ये रेपो रेट कम कर दे, रेपो रेट मान लो 1% कर दे, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ज्यादा लेंगे, हमें बांटेंगे ज्यादा, हमें बांटेंगे ज्यादा तो हमारी जेब में पैसा ज्यादा आएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज हाउ मनी सप्लाई इज कंट्रोल। याद रखना, आरबीआई अगर रेपो को इंक्रीज करेगा, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो हमें बांटेंगे कम, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर रेपो रेट कम हुई, अगर रेपो रेट कम हुई तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने प्रूव किया। तो प्रिंसिपली रेपो रेट से ही चीजें कंट्रोल की जाती हैं। एक और होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का कंसेप्ट क्या है? रिवर्स रेपो रेट जैसे हम लोग हमारे बैंक के पास पैसा रखते हैं उसके बदले ब्याज लेते हैं, वैसे ही ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनका बैंक कौन है? आरबीआई। ये आरबीआई के पास पैसा रखते हैं और उसके बदले ब्याज लेते हैं। इस इंटरेस्ट रेट में भी चेंज आता है तो भी इंपैक्ट आएगा। रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज कर दी गई, यानी कि कल मेरा कोई बैंक है, मेरा कोई एबीसीडी बैंक है, वो मुझे बोले कि देसा सर आप अपना पैसा रख दो, मैं बहुत सारा ब्याज दूंगा आपको, तो मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा उसके पास रख दूंगा। सिमिलरली अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी गई तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखते हैं, हमें बांटेंगे कम, बांटेंगे कम तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। सिंपली अगर रिवर्स रेपो रेट कम कर दी गई, मेरे बैंक ने कहा कि देसा सर हम तो आपको ब्याज ही नहीं देंगे, तो मैं बैंक में पैसा नहीं रखूंगा। तो ऐसे ही अगर आरबीआई ने कहा रिवर्स रेपो रेट कम है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा कम रखेंगे, पैसा कम रखेंगे बाजार में बांटेंगे ज्यादा, बांटेंगे ज्यादा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो ये होते हैं प्रिंसिपल टूल्स। वैसे अगर टूल्स का अगर क्लासिफिकेशन करें, टूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, यानी कि जिनसे मनी सप्लाई की क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, जिनसे मनी सप्लाई की क्वालिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कैश रिजर्व रेशियो। जब आप कमाने लगोगे तो आप अपने जो सैलरी आएगी उसका कुछ परसेंटेज पापा को देंगे। तो सिमिलरली जो भी बैंकों के पास टोटल पैसा डिपॉजिट आता है उसका एक सर्टेन रेशियो इनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है कैश के फॉर्म में। उसको बोलते हैं सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ये बड़ा तो भाई बैंक के पास पैसा कम रहेगा, आरबीआई के पास ज्यादा रखना पड़ेगा, कम रहेगा तो बांटेंगे कम, मनी सप्लाई कम। सिमिलरली सीआरआर इंक्रीज तो मनी सप्लाई डिक्रीज, सीआरआर डिक्रीज कर दे तो यानी कि आरबीआई के पास पैसा कम रखना है तो बांटेंगे ज्यादा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली एक होता है एसएलआर। इसमें क्या है, जब आप कमाने लगोगे मम्मी पापा के पास सर्टेन परसेंटेज आप दोगे, लेकिन कुछ पैसा अपनी जेब में भी अलग से अपने पिगी बैंक में भी रखोगे कि भाई इमरजेंसी में काम आ जाए। वो होता है आरबीआई के द्वारा जारी किया जाने वाला एसएलआर। ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। एक सर्टेन परसेंटेज जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आता है उसका जो परसेंटेज जो आरबीआई ये बोलता है कि बैंक भैया आपको अपनी जेब में अलग से रखना है, इसको पैसे को कहीं नहीं देना, ये कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखा जाता है। रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट की बात कर दी। बैंक रेट क्या होता है? वो इंटरेस्ट रेट जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई
बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन देता है, लॉन्ग टर्म यानी 90 दिन से ज्यादा का लोन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बाय एंड सेल करता है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो आरबीआई के पास ये पावर होता है तो वो बोल दे कि भैया गरीबों को इतना परसेंटेज लोन देना है। जैसे कि आपको एक परसेंटेज मैं बताता हूं, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के लिए पीएसएल नॉर्म्स बना रखे हैं। आरबीआई ये कहता है कि भाई जो टोटल बैंक जो टोटल लोन देते हो ना उसका 40% एग्रीकल्चर के अंदर जाइए। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, उससे क्या, जिस भी सेक्टर पर इंपोज करना होता है, जिस भी सेक्टर की ग्रोथ दिखानी होती है बैंक को, आरबीआई को देखनी होती है, उसके लिए वो क्रेडिट अलॉट करवा देते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड दी सिक्योरिटी पुट अगेंस्ट दी। यानी कि आपने लोन लिया 100 रुपए का, उसके बदले में आप कोलेट्रल रखोगे तो उस कोलेट्रल और कोलेट्रल की प्राइस, मान लो ये आपने कोलेट्रल रखा, मुझे लोन लिया 100 रुपए का, ये कोलेट्रल मैंने आपको दिया, अब इसकी प्राइस है 120 की। अगर आरबीआई ये कहे कि हाँ कोलेट्रल जो है वो कम से कम 1000 रुपए का रखो, 100 रुपए का लोन दे रहे हो तो 1000 रुपए का, तो लोग क्वालिटी ऑफ लोन इंप्रूव होगा, क्योंकि वैसे ही लोग लोन लेंगे जिनके पास सीरियसली जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो टाइमली भी चुकाएंगे। फिर होता है मोरल सुएशन। आरबीआई टाइम टू टाइम पर इन्हें समझाता भी रहता है कि भाई मॉरलिटी के बेसिस पर आपको मनी सप्लाई ज्यादा करनी है कि कम करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, ये हमने कुछ ट्रेडिशनल टूल्स डिस्कशन करे हैं, बाकी और भी एक्स्ट्रा टूल्स के बारे में डिस्कशन करना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना, और अगला टॉपिक कौन सा समझना चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग एंड बड़ों को प्यार दीजिएगा, छोटों को आदर कीजिएगा, बड़ों का आदर कीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा।